हेलो फ्रेंड, समृद्धि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अमित कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसको @समृद्धि क्लासेस भी करके सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल जो है छोटा है, इसलिए इस पर डायरेक्ट फीड में नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो व्हाट्सएप नंबर 7545854688 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जो बच्चे 8 से लेकर 10th और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको ये जो भी फैसिलिटी होनी चाहिए उनको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो हम लोग चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम लोग डेली करंट अफेयर की सीरीज देखते हैं, जिसमें डेली न्यूज़पेपर से जो करंट अफेयर्स आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो इस तरह के देखें तो आज जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आए हैं जो हमारे बीपीएससी के एग्जाम में होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ एईडीओ का, उसके रिलेवेंट काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक महीने के लगभग पहले तक के जो करंट अफेयर हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं। तो देर न करते हुए हम लोग चालू करते हैं। और जो आने वाला एग्जाम है आगे, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है आज का करंट अफेयर, यह है ईरान का प्रमुख तेल रिफाइनरी कौन सा है? ये आबादान, यह है रिफाइनरी आबादान, जिस पर इजराइल के द्वारा हाल ही में अटैक किया गया था, जहां पर काफी गैस के गुब्बारे निकले थे, मानी धुआं धुआं सा हो गया था। ये जो जगह है यहाँ पर इसके फॉग के कारण जो निकलने वाले पॉल्यूशन है, पूरा तेहरान शहर काफी धुलमय हो गया था। इसके अलावा बात करें तो ईरान का प्रमुख तेल रिफाइनरी कौन कौन सा है? इसके तेल रिफाइनरी में आता है बंदर अब्बास, इस्फहान, अराक और तेहरान। ये जो चार है ये भी एक तेल रिफाइनरी ईरान के हैं। जो सबसे मेनली है ये आबादान है, जिस पर इजराइल के द्वारा अटैक किया गया था। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये आबादान जो रिफाइनरी है किस देश का है या कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इस तरह से देखें। तो दूसरा अगर बात करें तो ईरान का गैस फील्ड है साउथ पार्स, इस पर भी अटैक किया गया था यूएसए के द्वारा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको साउथ पार्स भी बोलते हैं। साउथ पार्स की बात करें तो ईरान का जो है 70 से 75% जो है गैस इसी के खदान से यहीं से निकलता है। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के लिए या खासकर ईरान के लिए, क्योंकि गैस की जो सप्लाई होती है मैक्सिमम इसी एक्सट्रैक्शन से होती है, यहीं से निकाले गए गैस के फील्ड से होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि साउथ पार्स अगर पूछे बीपीएससी के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में कि साउथ पार्स कहाँ है या किसके लिए फेमस है, तो ये हमको जानना जरूरी है कि ये गैस फील्ड के लिए फेमस है और कहाँ का है, तो ये ईरान का है। इसके अलावा बात करें तो मानव तस्करी में शामिल 2 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोगों को जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट, उसमें हम लोग को मानव तस्करी को रोक के लिए दिया गया है एक आर्टिकल, जो है आर्टिकल नंबर 23, जिसमें ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसके अधीन आता है। आर्टिकल 23 में मानव तस्करी को रोका गया है या मानव दुर्व्यवहार को रोका गया है, दुर्व्यवहार को। इस तरह से देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह की जो तस्करी में शामिल लोग हैं हर बार न्यूज में आते रहते हैं। तो आज की न्यूज में जो है 2 बांग्लादेशी को पकड़ा गया। बांग्लादेश के साथ हमारा जो अभी रिलेशन जो है वो काफी टेंस चल रहा है, इसके रिगार्डिंग ये देखें तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एमसी मेहता केस, जो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ 1986 में आया था। ये बात करें तो 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी आई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण, इसके बाद कहें तो ये जो है एमसी मेहता केस जो हुआ था 1986 में दिल्ली में हुआ था। ये जो केस हुआ था तो इसमें ओशियन नामक गैस जो है ये रिलीज किया गया था श्री राम फर्टिलाइजर्स के द्वारा। उसकी कंपनी से ये गैस रिसाव हुई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो एमसी मेहता जो है इसके प्रमुख वादक रहे थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस दाखिल किया था, जिसमें 1986 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया था। जो आज के हमारे डेट में जितने भी पॉल्यूशन एक्ट बनते हैं या दिल्ली में जितने भी एक्ट्स बने हैं पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, जो लोगों को
स्वास्थ्य मुहैया कराने के या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होती है, तो ये इसी आर्टिकल से प्रेरित होता है या इसी बात से प्रेरित होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कुकी और हमार जनजाति जो न्यूज में आ रही है। अगर बात करें तो कुकी जनजाति जो है ये कहाँ पर निवास करती है। कुकी जो है मेनली लुसाई मणिपुर में। इसके अलावा बात करें तो ये जो है कुकी जनजाति अरुणाचल प्रदेश को केवल छोड़ दें आदि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, तो ये यहाँ पर सारे लगभग स्टेट्स में ये देखी जाती है कुकी जनजाति को। इसके जो मुखिया होते हैं उसे हाओसा हाओसा कहा जाता है। इसके अलावा बात करें हमार जनजाति जो है, तो कुकी जनजाति का ही एक बेसिक ट्राइब होता है, उसके अधीन उसके अंतर्गत जो आते हैं कुकी हो, उसके अधीन ये हमार जनजाति आती है। और ये हमार जनजाति की बात करें तो ये मेनली जो है किन किन राज्यों में आती है नॉर्थ ईस्ट की, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम के रीजन में ये हमारी जो जनजाति है रहती है। इसके अलावा बात करें तो जो बॉर्डरिंग कंट्री है बांग्लादेश एंड म्यांमार, वहां पर भी इनको देखा जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो कुकी हो के अंदर ही हमारा है, इसलिए ये हमार जनजाति के साथ साथ कुकी जो जनजाति है ये भी म्यांमार और बांग्लादेश में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से जयंती कुमारेश को प्रोवाइड किए गए। ये और कर्नाटक संगीत के लिए फेमस है। हमारे देश में जो दो शास्त्रीय संगीत हैं उसमें से दो जो है मेनली संगीत की कला जो है उसमें दो टाइप के संगीत होते हैं, शास्त्रीय ये कर्नाटक संगीत और एक होता है हिंदुस्तानी संगीत। तो कर्नाटक संगीत में जो अच्छे से यानी जो भी संगीत के कार्य में संलग्न होते हैं और इस संगीत को प्रमोट करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2000। ये ठीक ये 2026 में मिला है जयंती कुमारेश को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूछे एग्जाम में। तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया तो जयंती कुमारेश को दिया गया है। अगर इसके अलावा बात करें इसके जो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है ये फेमस पर्सनालिटी रहे हैं कर्नाटक संगीत से रिलेटेड, तो ये रहे हैं त्यागराज। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि ये किस दशक के हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस दशक के ये संगीत के रिलेटेड है, कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है। ये त्यागराज जो है काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है कर्नाटक संगीत के। नेक्स्ट है इसरो के IRNSS-1F पर लगी परमाणु घड़ी कार्य करना बंद कर दिया है। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको दो चीजों को फुल फॉर्म जानना है और उसकी मीनिंग जानना जरूरी हो जाता है। एक होता है परमाणु घड़ी और दूसरा होता है IRNSS-1F। ये क्या है IRNSS ये कौन सी है, इससे क्या हम लोग को पता चलता है तो देखते हैं। पहला IRNSS जो है इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है। इसका स्पेस में जो इसको छोड़ा जाता है तो इसको बोले तो ये इंडिया के द्वारा छोड़ा गया है। ये जो है इसका फुल फॉर्म हो गया। और परमाणु घड़ी की बात करें तो परमाणु घड़ी जो है ये किस तरीके से काम करता है, तो ये सटीक टाइम बताने के लिए जाना जाता है, जो अंतरिक्ष में भी काम करता है, जहां पर ये सटीकता के साथ ये टाइम्स को प्रदर्शित करता है। तो ये दो हमारे पॉइंट्स जो इसमें है ये निकल के आ रहे थे, इसलिए इसमें डाला गया है परमाणु घड़ी। और इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं वन डे एग्जाम में, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब इसको डिस्कशन करेंगे अगर IRNSS का, तो ये काफी डिटेल्स में जाएगा। इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था और इसरो के द्वारा ये चालू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पांडुलिपि विरासत मानचित्रण संस्कृति। भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पांडुलिपि विरासत मानचित्रण यानी सूची तैयार करना चालू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पांडुलिपि जो है विरासत मानचित्रण किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और इसका बात करें तो इस सूची में कौन कौन से शामिल किया जा सकता है, तो पांडुलिपि के अंतर्गत जो आते हैं डिफिनीशन में जो हैंड लिखित होते हैं, हस्त लिखित, ये किस चीज होते हैं, पेड़ के छाल पर
कागज पर, ठीक है, ताम्रपत्र पर या किसी भी ऐसी चीज पर जो लिखा गया हो और 75 वर्ष कम से कम पुराना हो। तो ये आते हैं हमारे पांडुलिपि में। इसकी विरासत के संरक्षण के लिए इसकी सूची तैयार किया जा रहा है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पांडुलिपि का डिफिनेशन क्या है, ठीक। और इसके अलावा जो है किस मंत्रालय के द्वारा ये मानचित्रण चालू किया गया, यानी सूची तैयार करना किया जा रहा है, ये किया जा रहा है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2026 जो है ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है नीदरलैंड में, जहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया नीदरलैंड पहुंच चुकी है, ठीक है। तो ये हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है नीदरलैंड में। इसके अलावा बात करें थॉमस कप और ऊपर कप किस खेल से संबंधित है, इस तरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये किस खेल से संबंधित है। तो हर बार लगभग खेलों से जो है 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए डेली करंट अफेयर में एक खेल जगत से, स्पोर्ट से एक क्वेश्चन डाला जा रहा है। इसमें पूछा जा सकता है थॉमस और ऊबर कप किससे संबंधित है, तो ये है बैडमिंटन से, ठीक है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट टॉपिक है महाराष्ट्र सरकार द्वारा धर्म की स्वतंत्रता विधेयक पास किया गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिल पास किया गया है, जिसका जो कांग्रेस है ये इसके विरोध कर रही है, यानी विपक्षी पार्टियां जो है इसकी विरोध कर रही हैं। इसका बात करें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो धर्म की स्वतंत्रता विधेयक पास किया गया, तो ये हमारे लिए केवल नाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस राज्य में ये एक्ट पास किया जा रहा है, क्योंकि 2-3 राज्य हैं जहां पर ये एंटी कन्वर्जन बिल जो है पास किए गए हैं, जैसे हमारा उत्तराखंड में है, ठीक। तो इस तरह से ये दूसरा स्टेट है धर्म की स्वतंत्रता विधेयक पास करने वाला। हमारे लिए एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धर्म की स्वतंत्रता हमारे संविधान में कहाँ पर उल्लेखित है, तो ये उल्लेखित है आर्टिकल 25 to 28। और इस बात की खासकर चर्चा की जाए कि धर्म की स्वतंत्रता विधेयक जो है एंटी कन्वर्जन के खिलाफ कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो द हिंदू के सोर्सों के अकॉर्डिंग बात करें और बेयर एक्ट के अनुसार यह आर्टिकल 25 के अधीन आता है, यानी अनुच्छेद 25 के तहत इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है, जिसमें धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती उसके रिलीजन से चेंज नहीं किया जा सकता है, या प्रलोभन लेकर किसी भी तरीके से उसके धर्म को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसमें हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है जितने भी आर्टिकल्स आ गए 23, आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 25, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो दोनों है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और इसका बात करें तो इस तरह से जो है हमारा आज के करंट अफेयर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टैटिक क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। मिलते हैं।